ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, आओ देखिए। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। क्या इस तरह से एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो सिर्फ ईरान वॉर के बाद, यानी बाद नहीं कह सकते, लेकिन ईरान वॉर के एक बैकग्राउंड में क्या ये देश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए तीनों करीब आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, या फिर अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को और सबसे बड़ी बात भारत को चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि ये जिस तरह का अग्रीमेंट है वो साफ तौर पे ये बताता है, ये कहता है, बिल्कुल लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो फर्ज कीजिए कि अगर कल को पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब और साथ साथ टर्की भी हमलावर हो जाएंगे उस देश पर, या सेम बात लागू होती है सऊदी अरब के ऊपर भी या टर्की के ऊपर भी। तो क्या ये सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, या फिर देखें पूरे तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर पूरी दुनिया का ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अमन भी कायम होएगा, पीस भी कायम हो सकता है। पूरी दुनिया की जो तरतीब है वो बदल रही है उसके तौर पर देखा जाए। मेरी खास दिलचस्पी ये जानने में होगी कि भारत के लिए इसको किस लिहाज से देखा जाए। उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो भी साहनी जी कहाँ हैं, तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं, और मैंने उनसे बहुत गुजारिश करके ये वक्त लिया है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले कई पॉडकास्ट में आपने इस तरफ इशारा किया था कि इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है। क्या आपको ये अंदाजा था कि इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही थी? देखिए, ऑलरेडी ये इन्होंने एक बहुत ही predict किया अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के बीच में। याद करिएगा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ये 4 मुल्क थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था कि वो एक साथ आ गए थे। वो 4 मुल्क थे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये चारों एक साथ आ गए थे और उनका काम क्या हो रहा था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। देख रहे थे कि जितने भी खाड़ी मुल्क हैं वो किस तरीके से शांत करे जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है, ये एक कोशिश थी ईरान की, जो 29 जून को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने खुलेआम बोली थी अपने दौरे रशिया और चाइना करके बाद। जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बोला था कि ज़रूरत हमें है वेस्ट एशिया में एक नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। तो वो जो 4 कंट्रीज़ थी उनमें से 3 कंट्रीज़ अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ इस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस फ्रेमवर्क में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में, कि जो आपके आपस के मसले हैं वो आप बातचीत से हल करिए, और साथ में ये भी देखिए कि आपकी सिक्योरिटी तो आप चाहते हैं पर दूसरी की सिक्योरिटी का नुकसान ना करें। मिसाल के तौर पे जो ये अभी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और यमन, ये हूतीज़ के बीच में, और इसका हम आगे और बात कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब अमेरिकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है, और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, अब इस केस में दुश्मन कौन है, इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज़ है। और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात होगी। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको शिया सुन्नी में ना देखा जाए। कई वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ईरान के खिलाफ देखा जाए, कि एक सुन्नी एक तरह का अलायंस है ये, एक शिया ईरान के खिलाफ। तो पहली बात तो क्या इसको क्लियर होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें रजामंदी है, तो ये बात मुझे हैरान करती है। दूसरा एक पक्ष जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो धर्म का पक्ष है उसको आप अगर ना भी देखना चाहें तो ये तीनों देश ऐसा लगता है कि इसको पेश करना चाहते हैं कि एक तरह का ये सिक्योरिटी, लेकिन साथ साथ एक धार्मिक रिलीजियस अलायंस है, ये 3 इस्लामिक मुल्कों का अलायंस है। क्योंकि फिर एक वेस्टर्न कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बाकायदा मक्का अकॉर्ड कहा जा रहा है, तो और बाकायदा तीनों देशों के नेता जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं, यानी विजिबली इसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि
ये एक तरह का मुस्लिम अलायंस है, तो फिर कल को फिक्र इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अलायंस या एंटी मुस्लिम कंट्रीज अलायंस भी बनने लगे, क्योंकि अगर आप अपने को मुसलमान की तरह पेश करेंगे तो आपके खिलाफ भी उस तरह की राजनीति हो सकती है। ओ देखिए पॉइंट पहली बात बहुत तो ये सही है, ये क्वेश्चन रेज अलायंस किया नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने ओके की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है और ये मक्का में हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अगली बात ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, मैं आपको अब डेट्स ही बता देता हूँ कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा हूँ। पर वो डेट्स बताने से पहले जो आपके वेस्टर्न कमेंटेटर्स बोल रहे हैं उनको बताइएगा। सबसे पहले जाके 7 अगस्त का जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उनका जो प्रेस नोट आया है उसको ध्यान से पढ़े और समझे। और उसके बाद उनको ये भी बोलिए, जो टर्किश प्रेसिडेंट है उर्दुगान, उन्होंने अपने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, उसको इसके साथ पढ़िएगा तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। देखिए ऐसा था कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज जो थी इस लड़ाई की, वो 8 अप्रैल को खत्म हो गई थी। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि 27 अप्रैल को अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया गए थे। वहां सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी 1.5 घंटा मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को फिर अब्बास अराक्ची गए थे चाइना। वहां उनकी मुलाकात हुई वांग ही के साथ। उसके बाद ये जब वापस आ गए तो 17 जून को याद करिएगा एमओयू साइन हुआ था। और जो ईरान है, ईरान ने उस एमओयू का नाम ही रख दिया था इस्लामाबाद एमओयू। और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को इस एमओयू को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। आगे कहाँ ले जाना है अभी आता हूँ। उसके बाद देखिएगा 17 जून को ये एमओयू साइन हुआ है और 23 जून को ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियन है वो स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में उनकी बहुत बातें हुई। और उसमें एक बात ये हुई होगी, रजामंदी लेनी पाकिस्तान की, जो अराक्ची सोच लाए थे नए वर्ल्ड ऑर्डर की अपने चीन और रशिया के दौरे के बाद। जब वहां रजामंदी मिल गई उसके बाद 29 जून को अराक्ची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी है न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जिसमें अराक्ची ने 2 बातें बोली हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बाहर की जो मिलिट्री पावर्स हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी इस रीजनल फ्रेमवर्क में। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो ये रीजनल नेशंस हैं वो आपस में मिलकर ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 मुल्क थे जो मैं बता रहा था, जो इनफॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसको क्वाड बोला जा रहा था, जिसको बोला जा रहा था ये क्वाड अलायंस है। देखिए ये वेस्टर्नर्स की प्रॉब्लम है, वो हर चीज को अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी सिक्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अलायंस जो होती है वो लड़ाइयां लड़ते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये नहीं है, इसमें दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मिडिल रास्ता ओके निकालना पड़ता है, बातचीत से मसले हल करने पड़ते हैं। ये नई सोच है जो अराक्ची लेकर आए थे अपनी विजिट रशिया और चाइना के बाद। और इसके अंदर फिर हमने देखा है अब पाकिस्तान जो है वो यार एक बंदे ने नॉलेज तो काफी है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये टर्की गए थे और टर्की में जाके इनकी वहाँ बातचीत हुई टर्की प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ। और ये वहाँ से जब सबकी तीनों पार्टीज की रजामंदी हो गई उसके बाद ये अब इन्होंने साइन किया है। जहाँ तक इजिप्ट का ताल्लुक है, जो बातचीत हो रही है, टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इजिप्ट भी इसको शामिल करेगा आने वाले वक्त में। मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजिप्ट का इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है और इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड जो साइन किए थे 1979 के साथ इजराइल के साथ, उसके तहत जो है कुछ क्लॉजेज है। तो इजिप्ट कोई भी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। अब कैसे, तो कहने का मतलब ये है, मुझे मालूम नहीं आपके क्या फॉरेन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, इसका कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है। ये अमेरिका की बेसिस आप देख लीजिए वो खाली हो रही हैं, हम देख रहे हैं। उनकी जो 19 बेसिस हैं वो खाली हो रही हैं। उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर कतर में होता था वो उन्होंने पहले शिफ्ट किया जॉर्डन में, फिर जॉर्डन में भी मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए ईरान के, तो अब उसको इजराइल ले गए हैं। ये है पोस्ट वॉर, पोस्ट यूएस फोर्सेस जब निकलेंगी ये तब जो है इसको अभी ये सॉलिड करेंगे और इसको मजबूत करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਸਮਝਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ,
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਦੇਸ਼ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 5-5 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 10-10 15-15 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਕਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਡਈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।